नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सभी का स्टडी विद संजय सर पर। आज हम देखने वाले हैं आर्मी के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस का जीके जीएस का एक सेट, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर करे जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। सो आप पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और अपने नोट्स बनाइए खुद से। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो डेली क्लासेस होंगी अब वो डेली 9 बजे होंगी सुबह, ठीक है। और आपकी जो पीडीएफ वगैरह है उसके लिए आपको जो टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन हो जाना है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्यों होगा? प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा आपका महासागर है अगर आप सभी कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो मैरियाना गर्त है, जो मैरियाना गर्त है वो भी प्रशांत महासागर में ही है और इसकी जो गहराई है वो 11,000 मीटर है अप्रॉक्स, ठीक है। और ये गर्त जो है, ये मैरियाना जो गर्त है वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आज का आपका जो टारगेट है वो 30 में से लगभग 22 क्वेश्चन आप अगर सही कर पाते हैं 30 में से, तो मेरे हिसाब से आप पेपर क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि आज के पेपर का जो लेवल रखा है मैंने वो काफ़ी अच्छा रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये होकर गुजरती है आपकी 8 स्टेट्स से, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स में से गुजरती है, क्योंकि ऑप्शन में आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऐसे करके पूछ लेगा और आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन सा स्टेट है जिसमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। पहला तो हो गया आपका गुजरात, इधर से देखें तो गुजरात हो गया है ना। फिर एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया है ना। फिर छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। और झारखंड हो गया फिर इधर से, ठीक है। और फिर हो गया आपका राजस्थान हो गया, इधर से राजस्थान हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया और आपका हो गया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया। तो शायद हो गए हैं 3 और 3 6 और 2 8, हाँ। तो यही है 8 जो स्टेट्स हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका प्रमुख स्थल जो हड़प्पा है वर्तमान में किस देश से में स्थित है? तो देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ था और भारत और पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ था तो उसमें जो पाकिस्तान है वो अलग हो गया था और हड़प्पा जो स्थल है वो पाकिस्तान में ही चला गया था। तो ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो खोज है ना वो 1921 में करी थी, किसने? दयाराम साहनी ने, साहनी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो इंडस सिविलाइजेशन है, ये सिंधु जो घाटी सभ्यता है, इसका जो टाइम पीरियड है लगभग वो 7 मतलब 1750 यानी 1750 से 2350 तक ईसा पूर्व आता है ये, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है यानी स्थायी बंदोबस्त है,
किसने लागू किया था? ऑप्शन है आपके सामने, लॉर्ड वेल्जली, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसको स्थायी बंदोबस्त को जो लागू किया था वो क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए मैं बता देता हूँ स्थायी बंदोबस्त होता क्या है। एक्चुअली जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने क्या करा था कि जो किसान हैं, ठीक है, और जो अलग जो जमींदार होते थे उनसे वो टैक्स वसूलते थे। लेकिन बाद में जब ये कॉर्नवालिस आया तो इसने एक सिस्टम शुरू करा। इसमें क्या करा कि जो जमींदार है, मतलब किसानों को नहीं ऐड किया इसने, जो जमींदार थे, जमींदारों से ही वो टैक्स वसूलता था। इससे जो है किसान है, जो गरीब किसान है, उनको जो है काफ़ी राहत मिली थी इससे। तो स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू करा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि जो स्थायी बंदोबस्त है वो किस तरह का सिस्टम है। तो कह सकते हैं लैंड रिफॉर्म एक सिस्टम में था, ठीक है। लैंड रिफॉर्म एक सिस्टम था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि भू राजस्व टैक्स जो सिस्टम था उसके वो था ये पता होना चाहिए आपको। दामिने कोहो क्षेत्र किस जनजातीय विद्रोह से जुड़ा हुआ है? दामिने कोहो किस क्षेत्र से, जनजाति विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो दामिने कोहो जुड़ा हुआ है आपका, सबको पता है इसका, तो बहुत आसान है। ऑप्शन ए संताल विद्रोह। तो दामिने कोहो किस क्षेत्र की जनजाति से जुड़ा हुआ है? संताल विद्रोह, ठीक है। और संथाली जनजाति से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। और द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब राष्ट्रपति हैं जो, वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। वो भी संथाल जो जनजाति है झारखंड की, ठीक है, झारखंड की जनजाति है, तो उससे रिलेटेड है ये भी, ठीक है। और जो हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? ये है 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर के हिसाब से पूछ सकते हैं वो आपसे। और आपको मुझे बताना है कि हमारे जो फिलहाल जो कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, आपको मुझे ये कमेंट में बताना है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने द्वैध शासन प्रणाली शुरू करी थी? ये तो बहुत आसान है। जो भारतीय एक्ट आया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसी को ही जो है द्वैध शासन की जो प्रणाली है इसको लागू करने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी। ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान है वो है आपकी ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी, एक आर्टिकल 123 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो राष्ट्रपति है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 123 में मिलती है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नर होता है उसे होती है आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान होती है। जो आर्टिकल 72 है ये तो पार्डन देता है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी क्षमा कर सकता है ना। और जो ये 356 है ये रिलेटेड है आपके राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल्स है ना, प्रेसिडेंट रूल्स है। और 368 है जो ये है आपके संशोधन से, अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, संशोधन से रिलेटेड है ना, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी आपके एग्जाम ओरिएंटेड ऑप्शन है सारे, इनको याद रखना तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, न्यायिक पुनर्वलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसके पास है? देखिए हमारे देश में जो सबसे बड़ा जुडिशियल जो पद प्राप्त है वो है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ
सुप्रीम कोर्ट तो नहीं दिया हुआ है, तो ये हाई कोर्ट भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या, जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। मान लो आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो लोअर कोर्ट होता है सबसे पहले, है ना, मान लो जिला डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट होता है उसमें गया आपको उसमें सज़ा दे दी गई, तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, हाई कोर्ट के पास भी आपको सज़ा दे दी गई तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू का अधिकार, है ना। तो लोअर से अपर साइड जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आप जो लोअर कोर्ट होते हैं अगर उसमें आपको फैसला सही नहीं लगता तो अपर कोर्ट के पास आप जा सकते हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो आप, और सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा अधिकार रखता है, इसके बाद कोई नहीं है जो आपको जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार जिसके पास है। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? फंडामेंटल राइट्स, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन बी। तो मौलिक अधिकार का जो अधिकार है वो है पार्ट 3 में। ठीक, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से, अमेरिका से। ठीक है, और किस अनुच्छेद में आते हैं ये आते हैं 12 से 35 में, आर्टिकल 12 से 35 तक में आते हैं। और टोटल कितने हैं? टोटल 6 अधिकार हैं आपके पास। ठीक, और आपको कमेंट में बताना है कि जो संविधान की आत्मा है ना, वो कौन सा अनुच्छेद है, वो भी आपको मुझे बताना है। इसके अलावा आप मुझे बताना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसमें कौन सा विषय आता है इनमें से? देखिए, जो पुलिस होती है वो स्टेट जो लिस्ट होती है उसमें आती है, मतलब राज्य सूची में आती है, तो ये तो हो नहीं सकता। जो डिफेंस होता है वो आता है सेंटर के पास, यानी जो संघ सूची होती है उसके पास आती है। जो एजुकेशन जो होता है ना वो समवर्ती सूची में आता है आपके, ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए। एंड जो विदेश मंत्रालय है वो संघ सूची में आते हैं। ठीक, तो ये चारों याद रखना आप लोग। और आपको पता होना चाहिए समवर्ती सूची का जो ये समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भाई, ये याद रखना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? ऑप्शन सी, ऑप्शन जो ए है, ठीक, सॉरी, ऑप्शन जो ए है ना यही करेक्ट होगा इसके लिए, ऑप्शन ए। और आप मुझे बताओ कि जो फिलहाल जो हमारे फाइनेंस कमिश्नर हैं, फाइनेंस कमिश्नर है हमारे, वो कौन है? तो फाइनेंस कमिश्नर जो हैं वो है अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो हैं निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, ये दोनों आपसे करंट के हिसाब से जो है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो, मैं इसलिए करंट भी कवर करते जा रहा हूँ और आपका स्टैटिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मूल संरचना है का सिद्धांत है किस मामले में स्थापित हुआ है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो किस मामले में आता है? ये तो बहुत ही आसान है, ये आता है केशवानंद भारती वाले केस में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। और आपको पता होना चाहिए जो केशवानंद भारती वाला जो केस है कब लड़ा गया था, ये आया था 1973 में। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया था कि आप जो अगर संशोधन करना चाहते हैं, मतलब मूल संरचना का जो सिद्धांत है उस अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं कुछ, तो आप चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो मूल स्ट्रक्चर है
उसको चेंज नहीं कर सकते हैं आप। इसमें ये कहा गया था, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो ये बुलाई जाती है आपकी राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल भी पूछेंगे नहीं वैसे आपसे, ये आर्टिकल में वैसे बता देता हूँ आपको, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है। ये 108 में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है। अच्छा, इसमें से आपको ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपकी लेवल है, आपको कितना क्वेश्चंस करने की जो हैबिट है वो इससे पता चल जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ना, मैंने 2 क्वेश्चंस को मर्ज करके इसको बनाया है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है। जो आर्टिकल 32 है, क्या वो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है? नहीं, इसमें इन्फोर्समेंट का कोई भी वो नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 32 जो रिलेटेड है वो है सिर्फ रिट से, ठीक है, रिट से रिलेटेड है वो, जिसमें 5 तरह की रिट दी जाती है ना, तो ये तो है नहीं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित, एन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यह अधिकार केवल उच्च न्यायालय को संबंधित, ये भी सॉरी, ऑप्शन 2 जो है, मतलब ये जो है ये सही है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इसी में जो है 5 तरह की रिट दी जाती है। अगर किसी को कुछ लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है उसमें। तो ऑप्शन जो बी है वो भी सही है, ठीक। और तीसरा है, यह अधिकार केवल उच्च न्यायालय को प्राप्त है, नहीं ये गलत है। जो आर्टिकल 32 है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ना कि हाई कोर्ट को थोड़ी ना है। तो सुप्रीम कोर्ट सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाई कोर्ट से कौन सा रिलेटेड है? वो है आर्टिकल 226। तो ऑप्शन इसके लिए जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट, एकता सिस्टम किस शासक के समय व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ था? एकता सिस्टम, ऑप्शन ए है आपके सामने कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी आपके सामने फिरोज शाह तुगलक। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इल्तुमिश, ऑप्शन बी करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन डी गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी तंत्र। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस, अच्छा आपको किसी ने बताया नहीं होगा पावर हाउस इसको क्यों कहा जाता है, आपने सुना तो बहुत होगा इसके बारे में, लेकिन ये नहीं पता होगा कि इसको कहा क्यों जाता है ये पावर हाउस। तो चलिए मैं बताता हूँ। एक्चुअली जब भी आप फूड खाते हो ना, जो फूड होता है आपका बॉडी जो है वो सीधा फूड नहीं लेती है ना, वो आपके फूड का जो है ग्लूकोज जो फॉर्म होती है उसको लेती है। ग्लूकोज जो जा करके जो एटीपी बनता है जा करके, एटीपी क्या होता है? एडोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक। तो एटीपी बन जाता है जाके, और एटीपी ही जा करके आपकी बॉडी में एक एनर्जी, ये एनर्जी का काम करती है, ठीक है। और एटीपी को ही आप कह सकते हैं कि आपकी करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी, ठीक। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट, पौधों में जल का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके द्वारा होता है? जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है वो होता है जाइलम के द्वारा, ठीक है। अगर आपसे पूछे फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके होता है, वो होता है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, फ्लोएम के अकॉर्डिंग, ठीक, ये याद रखना, अभी तो काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो इंसुलिन होता है पैंक्रियाज के थ्रू, ठीक है।
पैंक्रियाज। ठीक, और आपको बताना है कि जो इंसुलिन का जो इंजेक्शन है जो उसकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी, है ना। और आप मुझे ईयर भी बताना, ठीक है, ईयर भी बताना और नाम भी बताना। और इंसुलिन जो दिया जाता है वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट, महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। महिलाओं में जो प्रजनन तंत्र में निषेचन होता है वो सामान्यतः कहाँ होता है, तो ये होता है ओवरी में तो नहीं होता, यूटेरस भी नहीं होता, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स में भी नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, इसका मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों है। देखिए, जब भी आपका स्पर्म जो एंटर करता है तो जहाँ से वो एंटर करता है, यहाँ से मान लो एंटर करता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, सर्विक्स बोलते हैं इसको। फिर ये ऐसे होती है ना, ऐसे करके होती है, तो ये ट्यूब होती है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ट्यूब होती है, ठीक, ऐसे ट्यूब होती है ना। इन्हीं ट्यूब में जा करके जो है इधर से जो एग होता है आपका फीमेल का वो, और ह्यूमन जो मेल होता है उसका जो एग होता है वो यहाँ पे जाकर के स्पर्म में जो है जो ट्यूब होती है ये इसमें जा कर के मिलते हैं। ठीक, तो यहीं पर जो है निषेचन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यहीं ट्यूब में होता है। और जो गर्भ होता है, ये जो गर्भ वाला हिस्सा होता है, ये यहाँ पे बच्चा जो है बड़ा होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बालों का रंग किसके कारण होता है। बालों का रंग किसके कारण होता है, हेयर कलर इज ड्यू टू, अच्छा ये पूछ रहा है कि बालों का जो रंग है काला क्यों होता है ना, किसके कारण होता है। तो ऑप्शन इसके लिए मेलेनिन होना चाहिए ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। कैरेटिन तो हो नहीं सकता, कैरेटिन जो होता है ना, कैरेटिन तो प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, बनाने में मदद करता है ना, लेकिन जो मेलेनिन होता है ये बालों को काला रखता है आपके। ठीक, नेक्स्ट, और आपको बताना है कि मेलेनिन जो होता है कौन कौन से फूड्स में मिलता है, आपको फूड्स के नाम बताना है आपको मुझे, है ना। वैसे मैं एक दो बता देता हूँ, जैसे एप्पल हो गया आपका, है ना, एप्पल हो गया आपका, बनाना हो गया, है ना, इनमें जो है आपका मेलेनिन मिलता है। अगर इनको खाओगे आप तो आपके बाल जो है वो काले रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना में। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट है इसके लिए। इसके लिए तो किसी के एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है आपको। ठीक, और जो प्रकाश एंटर करता है वो कॉर्निया से एंटर करता है ना। नेक्स्ट, कर्ण प्रदान ईयर ड्रम किस कार्य में सहायक है। तो जो आपका जो कान के अंदर जो ड्रम होता है ना वो क्या काम करता है वो आपको बताना है। देखिए, वो एक्चुअली उसका कुछ काम नहीं होता है ज़्यादा। आप जब आपने देखा होगा, जब भी आप फ़ोन में जब फ़ोन की जो लीड लगाते हैं, कान में लगाते हैं, ईयरफोन्स होते हैं, तो आपकी वॉइस जो है ज़्यादा आती है। अगर वैसे सुनोगे आप दूर से बिना निकाले तो क्या होता है, वो ना उसकी वॉइस जो कम आती है, लेकिन जब कान के पास लेके जाते हो ना आप तो उसकी वॉइस जो है आपको ज़्यादा आती है ना। तो एक्चुअली ये साउंड को जो है इंक्रीज़ करता है आपकी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। साउंड जो वाइब्रेशंस हैं उनको जो है एम्पलीफाई करता है, यानी इंक्रीज़ करता है। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर लगभग कितना है। गुरुत्वीय त्वरण का वो तो 9.8, ऑप्शन बी करेक्ट है इसके लिए। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, 9.8। एंड आप मुझे बताना कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है और गुरुत्व बल जो होता है, चलो इसको रहने दो आप, है ना, आप बता नहीं पाओगे, ज़्यादा डीप हो जाएगा वो। नेक्स्ट, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है। तो ये होता है लगभग 1/6। ठीक, कितना होता है, 1/6। तो ऑप्शन
कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, मतलब अगर यहाँ पे आपके पास 6 किलो वजन फील हो रहा है ना आपको, तो अगर चंद्रमा पर जाओगे तो आपको 1 किलो वजन नहीं फील होगा, इसलिए तो वहाँ पे हवा में उड़ने लग जाते हैं, है ना। जैसे ही आपने वीडियो वगैरह देखी होगी ना, मूवीज़ वगैरह में आप उड़ने लग जाते हो, तो इसी वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग क्या कहलाता है? पृथ्वी से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग क्या कहलाता है? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को आप बाहर भेजना चाहते हो, हमारे जो एनवायरनमेंट है उससे बाहर भेजना चाहते हो, तो उस वेग को क्या कहते हैं आप? एक्चुअली वो होता है, मैं आपको ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग। कक्षीय वेग तो वो होता है ना जो पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है ना, कक्षीय वेग, कक्षा के जो वेग जो आसपास घुमाता रहता है ना, उसको बोलते हैं। सीमांत वेग ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑप्शन डी, ये होता है जब साथ साथ चलते हैं ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो, तो ये तो हो नहीं सकती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसके लिए, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। और मिनिमम जो है कितनी होनी चाहिए, जो एस्केप वेलोसिटी है वो लगभग, अगर आप 11 किलोमीटर किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से जाओगे, तभी आप इस एनवायरनमेंट से बाहर निकल पाओ। हमारा जो पृथ्वी का जो वो होता है गुरुत्वाकर्षण, उसको पार कर पाओगे तभी, अदरवाइज जो है गुरुत्वाकर्षण आपको अपनी तरफ ही खींच लेगा। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाया जाए तो ग्रेविटी का मान क्या होगा? तो जब हम किसी वस्तु को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जब हम ऐसे ऊपर जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, तो हमारा जो ग्रेविटी है का मान है वो क्या होगा? जो ग्रेविटी हमारी कम होगी या इंक्रीज? ऑप्शन ए कह रहा है यहाँ पे, क्या ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या जो ग्रेविटी है हमारी इंक्रीज होगी? ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग क्या जो हमारी ग्रेविटी है वो डिक्रीज होगी, या फिर सेम रहेगी, या फिर ज़ीरो हो जाएगी? तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि जब हम ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे जो हमारी ग्रेविटी है वो डिक्रीज होने लगती है। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। और इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल, ताकि आप इसे अपने दिमाग में समा पाओ। जब हम ऐसे घूमने जाते हैं ना, हिल्स वाले एरियाज़ में, है ना, पहाड़ों में जाते हैं घूमने, वैष्णो माता के दर्शन करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जो थोड़ा सा हल्का महसूस होगा, आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेगा। तो एक्चुअली इसी की वजह से होता है, धीरे धीरे जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो उनका जो ये है ग्रेविटी वो कम हो जाती है, आपको रिलैक्स महसूस होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह के घूमने का कारण क्या है? तो घूमने का कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन सी करेक्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, H2O। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चल, और आप मुझे बताओ, अच्छा मैं बता देता हूँ। देखो, अगर आपसे पूछे इसमें कि हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें है 2, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एसिड का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? एसिड का देखिए, जो पीएच स्केल होता है ना, वो 1 से 7 14 तक होता है ना, तो जो 7 तक होता है, जो 7 एग्जैक्ट देखिए ऐसे होता है ना, वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ होता है ना, तो जो 7 होता है ये तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है यहाँ पे। अगर इससे ऊपर जाओगे तो बेसिक हो जाएगा वो, अगर कम जाओगे इससे कम, अगर 7 से कम रहेगा तो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी याद आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए? ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑब्वियसली पारा जो है आपका, पारा जो होता है ना, पारा
ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है आपकी। और पारा को जो हम कहते हैं वो मर्कुरी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, मर्क्यूरी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताना, और इनका लेवल कैसा था वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। एंड आपने कितना स्कोर किया मुझे सच सच बताना कि आपने इतने स्कोर करे। अगर आपने सच में 22 क्वेश्चन जो है, सॉरी, अगर आपने सच में 22 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही कर लिए हैं, तो आप आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी सही है ना। और जिनके 25 से अबव है वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं इसका मतलब। और जिन्होंने 30 में से 30 कर दिए ना, वो तो मतलब ये सोचो उनकी तो नौकरी पक्की है बिल्कुल। ठीक, तो आप मुझे अपना स्कोर भी बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैथ पर चाहिए आपको, जी के जी एस पर ही चाहिए या फिर रीजनिंग के लिए चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।